नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम ग्लोबल ब्रेकिंग का, जहां पर हम आपके लिए दुनिया भर से तमाम बड़ी खबरें लेकर आते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे खबर के हर एंगल को समझाने की कोशिश करते हैं। 6 अहम खबरें आपको बता दें। इस वक्त की गिरफ्त में इगोर किरिलोव का हत्यारा आ चुका है। उसने जो कुछ कहा है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जो खुलासा हुआ है, एनएसए अजीत डोभाल और बांगी के बीच मुलाकात हुई और इस मुलाकात के दौरान कई अहम फैसले जो हैं वो लिए गए हैं। उल्फा चीफ परेश बरुआ की सजाए मौत को बांग्लादेश ने रद्द कर दिया है। क्या पूरा मामला है, डिटेल से आगे आपको हम बताएंगे। चीन की परमाणु रफ्तार ने दुनिया को डराया है, लेकिन कौन सी वो परमाणु रफ्तार है जिसने अमेरिका के माथे पर शिकन ला दी है, इस पर भी बातचीत होगी। इजराइल ने सीरिया के एक पूरे प्रांत पर कब्जा कर लिया और उसके बाद पूरे मिडिल ईस्ट में टेंशन फैल गई कि आखिरकार नेतन्याहू चाहते क्या हैं और क्यों अमेरिका इजराइल को नहीं रोक रहा है। तमाम ऐसे मुद्दे जिस पर बात होगी, लेकिन शुरुआत फिलहाल बड़ी खबर के साथ। रूस के न्यूक्लियर चीफ के हत्यारे का कबूलनामा। यूक्रेन की सीक्रेट सर्विस के इशारे पर हत्या की। उज्बेकिस्तान में हत्यारे को किया गया गिरफ्तार। यूरोप में घर और $1 लाख इनाम के बदले हत्या को अंजाम दिया। रूस के न्यूक्लियर चीफ के हत्यारे का कबूलनामा। यूक्रेन की सीक्रेट सर्विस के इशारे पर हत्या की गई। उज्बेकिस्तान में हत्यारे को गिरफ्तार किया गया। यूरोप में घर और $1 लाख का इनाम देने की बात कही गई थी। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले करिए। ग्राफिक्स के बाद फिर एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। न्यूक्लियर चीफ का हत्यारा गिरफ्तार हो चुका है। उज्बेकिस्तान से इसे गिरफ्तार किया गया है। उज्बेकिस्तान से हत्यारे को गिरफ्तार किया गया है। यूक्रेन की सीक्रेट सर्विस के इशारे पर हत्या की गई, ये उसने कबूल कर लिया है। लेकिन क्या कुछ यूक्रेन दे रहा था? इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदा। उसने कहा कि मैंने इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदा, उसमें विस्फोटक लगाया और जब न्यूक्लियर साइंटिस्ट का इंतजार किया और जैसे ही आया मैंने इसमें विस्फोट कर दिया। $1 लाख देने का वादा यूक्रेन की तरफ से किया गया था और साथ ही में यूरोप में घर देने का भी वादा किया गया था और यह भी वादा था कि ऑपरेशन को पूरा करने के बाद उन्हें रूस से निकाल लिया जाएगा। लेकिन उज्बेकिस्तान में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और अब आगे क्या होने वाला है, इसको लेकर सीधा हम अपने एक्सपर्ट के पास चलेंगे। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सबसे पहले थैंक यू समय देने के लिए। देवनाथ सर, जिस प्रकार से उज्बेकिस्तान से हत्यारे की गिरफ्तारी हुई, जिसने न्यूक्लियर चीफ जो रूस के थे उनकी हत्या की है, उसका एक कहना कि मुझे $1 लाख यूक्रेन की सीक्रेट सर्विस दे रही थी, ऊपर से एक यूरोप में अच्छा घर रहने को मिल रहा था, इस कारण मैंने पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस कबूलनामे के बाद मॉस्को का, पुतिन का रुख क्या हो सकता है सर? क्या कार्रवाई हो सकती है आगे? सर अनम्यूट कर लीजिएगा, आप शायद म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिएगा। जी, मेरे पास आवाज आपकी नहीं पहुंच पा रही है। हाँ सर, बोलिएगा एक बार। चलिए, पीसीआर से मैं चाहूंगा कि एक बार चेक करें। सर की आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन पूरा मामला आपको बता दें। 2 दिन पहले रूस के न्यूक्लियर साइंटिस्ट की एक बम ब्लास्ट में मौत हो जाती है और उसके बाद ये राष्ट्रपति भवन से, यानी कि जो पुतिन का ऑफिस है उससे 7 किलोमीटर की दूरी पर ये बम ब्लास्ट होता है और एक स्कूटर में TNT लगाया जाता है और न्यूक्लियर चीफ का इंतजार किया जाता है। जैसे न्यूक्लियर चीफ अपने असिस्टेंट के साथ वहां से निकलते हैं, उसे ब्लास्ट कर दिया जाता है, जिसमें दोनों की मौत हो जाती है। और उसके बाद जो है रूस अलर्ट होता है, आरोप अमेरिका पर और यूक्रेन पर लगाए जाते हैं। लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि हत्यारा उज्बेकिस्तान से गिरफ्तार कर लिया है और उसने ये कबूल कर लिया है कि हत्या और पूरी साजिश को उसने ही अंजाम दिया और यूक्रेन की सीक्रेट सर्विस के कहने पर उसने ये
प्लांट किया था। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देवनाथ सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी नहीं, मेरे पास आवाज आपकी अभी भी नहीं आ पाई है। मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूं। पीसीआर प्लीज थोड़ा चेक करिए, आवाज सर की मेरे पास नहीं आ रही है। हम अगली खबर पे चलेंगे, तब तक आप आवाज को चेक करिए सर के साथ। चलिए एक बड़ी खबर ले लेते हैं, उसके बाद सर मैं आपके पास लौट कर आता हूं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें तो बड़ी खबर इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। एनएसए अजीत डोभाल और वांगी के बीच अहम मुलाकात हुई है। भारत चीन के बीच 6 अहम मुद्दों पर सहमति बनी है। कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने पर फैसला हो चुका है। बड़ी खबर, चीन के दौरे पर गए थे एनएसए अजीत डोभाल। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, एनएसए अजीत डोभाल की वांगी से मुलाकात हुई। चीन के उपराष्ट्रपति से भी एनएसए डोभाल मिले हैं। भारत चीन के बीच 6 अहम समझौते हुए हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने पर फैसला ले लिया गया है। चीन के दौरे पर गए थे भारत के एनएसए अजीत डोभाल। बड़ी खबर इस वक्त की, एनएसए अजीत डोभाल और वांगी के बीच अहम मुलाकात हुई। भारत चीन के बीच 6 अहम मुद्दों पर सहमति बनी है। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर शुरू होगी। चीन के दौरे पर गए थे भारत के एनएसए अजीत डोभाल। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले करिए, ग्राफिक्स के जरिए डिटेल से जानकारी एक बार दे दें, उसके बाद फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। हम लौटेंगे, देवनाथ सर के पास लौटेंगे, लेकिन पहले आपको बता दें क्या कुछ हुआ एनएसए अजीत डोभाल जब चीन के विदेश मंत्री वांगी से मिले। भारत के साथ हुए समझौतों को लागू करने का दोनों ने फैसला लिया कि जो भारत और चीन के बीच 1990 के दौरान जो समझौते हुए थे उनको लागू किया जाएगा। तिब्बत से कैलाश मानसरोवर यात्रा को जल्द शुरू करने के लिए दोनों देश तैयार हैं, यानी कि एक बड़ी खबर भारत के लिहाज से। सीमा पार नदी सहयोग करने पर सहमत। इसका मतलब यह है कि अगर चीन के अंदर ज्यादा बारिश हुई है, ज्यादा पानी है, बाढ़ आने का संकेत है, तो वो भारत को सचेत कर सकता है। नाथुला सीमा व्यापार को बढ़ावा देने पर सहमत, क्योंकि व्यापार 2020 के बाद वहां से कम हो गया था, लगभग बंद हो चुका था। अब उसको बढ़ावा देने का फैसला दोनों एनएसए की तरफ से लिया गया है। सीमा पर शांति बनाए रखने की पहल की भी बात जो है वो दोनों एनएसए की तरफ से की गई है। द्विपक्षीय संबंधों में सुधार पर एक सहमति जो है वो बनाई गई है और यह कहा गया है कि जो समझौते हुए हैं, चीन का कहना है कि हम उनके पालन करेंगे, लेकिन कितना भरोसा चीन की फेस वैल्यू पर किया जा सकता है, इसको समझना होगा। एनएसए अजीत डोभाल की इस यात्रा को डीकोड करने का वक्त आ चुका है। देवनाथ सर, आई होप कि आप मुझे सुन पा रहे हैं, लेकिन मैं आपकी एक बार आवाज को चेक करना चाहूंगा। देवनाथ सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर राजेश, मैं आपको सुन पा रहा हूं। चलिए, शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। देवनाथ सर, एनएसए अजीत डोभाल चीन के दौरे पर थे, 2 दिवसीय यात्रा थी, वांगी के साथ उनकी मुलाकात हुई, 6 अहम समझौतों पर साइन हुए। किस प्रकार से आप इन 6 अहम समझौतों को देखते हैं और कितना भरोसा भारत चीन की फेस वैल्यू पर कर सकता है? राजेश, बहुत ही महत्वपूर्ण और पॉजिटिव डेवलपमेंट है। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूं कि भारत और चीन दोनों ही कोशिश कर रहे हैं कि आपस में एक दूसरे में जो विश्वास है उसका माहौल बढ़ाया जाए। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तहत इन 6 मुद्दों पर जो सहमति बनाई है, ये दर्शाता है कि भारत और चीन दोनों ही चाहते हैं कि तनाव को कम किया जाए, ताकि दोनों देश आपस में जो माहौल है उसको अच्छा बनाते हुए शायद दोस्ती के कगार पर पहला कदम रख दें। ये विजिट एनएसए अजीत डोभाल की ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि 2019 के बाद ये पहला विजिट है हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव का। 2019 तक 22 बार स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की बात हो चुकी है जी थी। उस वक्त भी श्री अजीत डोभाल ही हमारे एसआर थे। अब उसके बाद कुछ तो ऐसा हो गया कि कोविड 2 साल चल पड़ा, फिर गलवान में टेंशन चल पड़ी, लेकिन गलवान की जो टेंशन है वो आस्ते आस्ते पृष्ठभूमि में जा चुकी है। अब चीन चाहता है और भारत चाहता है कि शुरुआती दौर में दोनों देशों के बीच में जो वाणिज्य है, व्यापार है, उसको बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए सबसे पहले दोनों देशों को यकीन करना पड़ेगा कि हम आपस में एक दूसरे पर विश्वास कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि मैं फौज में था
मैं ये कहूंगा कि चीन अगर विश्वास पात्र बनने की कोशिश कर रहा है, हमें मान लेना चाहिए, लेकिन अपना आंख कान, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज सब चौकन्ने रहने चाहिए। जी, कह सकते हैं कि आंख बंद करके चीन पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। मैं लौटता हूं सर आपके पास, एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास लौटूंगा। बड़ी खबर इस वक्त की, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास लौटेंगे। बांग्लादेश का भारत को भड़काने वाला कदम, उल्फा चीफ परेश बरुआ की सजाए मौत रद्द हो चुकी है। पूर्व गृह मंत्री बाबर की सजा को भी माफ कर दिया गया है। 2004 में 10 ट्रक हथियार भारत भेजना चाहता था बाबर। बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश का भारत को भड़काने वाला कदम, उल्फा चीफ परेश बरुआ की सजाए मौत रद्द कर दी गई। बांग्लादेश का भारत को भड़काने वाला कदम, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बरुआ चीफ परेश बरुआ की सजाए मौत रद्द कर दी गई है। पूर्व मंत्री लुफ्तोजमा बाबर की सजा माफ कर दी गई है। 2004 में 10 ट्रक भारत में हथियार भेजना चाहता था बांग्लादेश का एक गृह मंत्री, जिसे 2014 में सजा सुनाई गई थी। लेकिन जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले करिए, देखिए, यूनुस का भारत को भड़काने वाला कदम, उल्फा चीफ परेश बरुआ की सजाए मौत रद्द कर दी गई है। अब उस सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया है। यह अहम यूनुस का एक और कदम, पूर्व गृह मंत्री लुफ्तोजमा बाबर को रिहा कर दिया गया है। और ये बाबर कौन है, जब आप जानेंगे तो आप भी हैरान होंगे। भारत के कट्टर विरोधी रहा है ये बांग्लादेश का पूर्व गृह मंत्री बाबर। इन्होंने 2004 में 10 ट्रक हथियार भेजने की साजिश रची थी नॉर्थ ईस्ट में, जो कि हथियार पाकिस्तान से आए थे और उन्हें ट्रक के जरिए नॉर्थ ईस्ट भेजने की तैयारी थी और पूर्वोत्तर भारत में उग्रवादियों को ये हथियार देने थे। लेकिन इसी बीच रॉ को इसके बारे में खबर मिल गई और इन्हें रास्ते में ही धर दबोचा, और जब जांच हुई तो गृह मंत्री को इसमें संलिप्त पाया गया, जिसके बाद 2014 में सजा का ऐलान हुआ। लेकिन अब मोहम्मद यूनुस ने एक बार फिर भारत विरोधी कदम उठाते हुए बाबर को जेल से रिहा कर दिया है। हम सीधा देवनाथ सर के पास चलेंगे। देवनाथ सर, आप नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी को बहुत अच्छे से समझते हैं और उसमें जो बांग्लादेश का हाथ है वो भी आप बहुत अच्छे से समझते हैं। पाकिस्तान के माफ करिए, बांग्लादेश के पूर्व गृह मंत्री बाबर का बाहर आना और परेश बरुआ की सजा को कम कर देना, क्या इस बात का इशारा है कि मोहम्मद यूनुस इस वक्त इस्लामाबाद के इशारे पर तमाम एक्शन ले रहे हैं? सर, हाँ राजेश, बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है, मोहम्मद यूनुस की सरकार है, वो थोड़ा भारत विरोधी रुझान दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये समझना पड़ेगा कि 2004 में भी उस वक्त बांग्लादेश में जो सरकार थी वो बीएनपी की सरकार थी और उस वक्त भी वो जमाते इस्लामी की मदद से ही सरकार बनाकर आगे चल रही थी। तो ये जो उनके जो जूनियर विदेश मंत्री थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स लुफ्तोजमा बाबर, इन्होंने उस वक्त इन हथियारों के ट्रकों को चट्टगांव बंदरगाह में उतारने के बाद कोशिश की थी भारत में घुसाने की। ये राजेश, जब भी वहां पर बांग्लादेश में बीएनपी की सरकार आती है तो वह हमेशा कोशिश करती है कि नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी मूवमेंट है, नागालैंड में, मणिपुर में, त्रिपुरा में, उसको बढ़ावा दिया जाए। इसी के तहत अभी जो बांग्लादेश की सरकार है ये भी भारत विरोधी कार्रवाई को अंजाम देती है। ये परेश बरुआ का जो उसका जो मृत्युदंड कम करके सिर्फ 10 साल कर दिया गया है, ये भी उसी कड़ी में है। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि फिलहाल हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का ये आकलन है कि परेश बरुआ बांग्लादेश में किसी भी जेल में नहीं है जी। और भारत में जो उल्फा है, उल्फा के साथ जो यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम है, 2014-2015 के बाद भारत ने उनके साथ एक उल्फा अब भारत के साथ सहयोग करने लगी है, आसाम में चुपचाप बैठती है और नॉर्मल रूल्स में, यानी नॉर्मल राजनीति में, आसाम की राजनीति में पार्टिसिपेट करती है जी। परेश बरुआ कहां है? भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज और कुछ सूत्र ऐसा दावा कर रहे हैं कि शायद वो चीन में छुपा हुआ है। तो उसको जो सजाए मौत मिली है, उसको जो 10 साल दे दिया गया है, ये सिंबॉलिक है क्योंकि वो तो बांग्लादेश में है ही नहीं। ठीक जी। लेकिन अलर्ट रहना होगा क्योंकि हाल ही में जो जानकारी है कि पाकिस्तान से हथियार भरकर एक जो पोत है वो
वहां पर पहुंचा है, जिसमें कई लाखों गुना RDX है। मैं लौटता हूं सर आपके पास, एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद डिटेल से बातचीत करेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, चीन की परमाणु रफ्तार ने दुनिया को डराया। चीन के परमाणु बमों की संख्या 600 के पार पहुंची। भारत और अमेरिका के लिए बड़ा खतरा चीन के परमाणु बम। 2030 तक 1000 परमाणु बम बनाना चाहता है चीन। बड़ी खबर, चीन की परमाणु रफ्तार ने दुनिया को डराया। बड़ी खबर इस वक्त की, चीन के परमाणु बमों की संख्या 600 के पार पहुंची। भारत और अमेरिका के लिए बड़ा खतरा चीन के परमाणु बम। 2030 तक 1000 परमाणु बम बनाना चाहता है चीन। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले करिए, डिटेल से इस खबर को समझ लेते हैं कि चीन की इस रफ्तार का मकसद क्या है। पेंटागन का चीन को लेकर एक बड़ा खुलासा, चीन के पास इस वक्त 600 परमाणु बम हैं, ये पेंटागन की रिपोर्ट कह रही है। 2030 तक लेकिन चीन इन्हें 1000 तक ले जाना चाहता है, यानी कि 2030 तक 1000 परमाणु बम होंगे चीन के पास। एक साल में चीन ने 100 से ज्यादा परमाणु बम बनाए हैं। ये जो रफ्तार है ये चौंकाने वाली है। अमेरिका तक हमले की क्षमता इन परमाणु बमों और चीन की हाइपरसोनिक मिसाइलों के अंदर मौजूद है। भारत के पास इस वक्त 175 परमाणु बम हैं। अमेरिका के पास 5748 परमाणु बम हैं। भाई अगर रूस की बात करें तो 5580 परमाणु बम हैं। तो क्या एक रेस चल रही है इस वक्त कि चीन चाहता है कि अगर मेरे पास भी 5000 प्लस परमाणु बम होने चाहिए, या रूस और अमेरिका से ज्यादा परमाणु बम होने चाहिए? क्या उस रेस में चीन लगा हुआ है? इसको समझना होगा। समझने के लिए सीधा देवनाथ सर के पास हम चलेंगे। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, एक साल में 100 परमाणु बम बना लेना, 2030 का टारगेट साफ कि हम कम से कम 1000 परमाणु बम बनाएंगे। जिस प्रकार से चीन ने सबसे बड़ी थल सेना बनाई, सबसे बड़ी नौसेना बनाई, क्या अब वो सबसे ज्यादा न्यूक्लियर बम रखने की तैयारी कर रहा है, या फिर इरादा कुछ और है? सर राजेश, चीन की इन शरारती हरकतों से दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैरान परेशान भी है और थोड़ा मामला हास्यास्पद भी है जी। हमें याद रखना पड़ेगा कि 1970 और 80 के दशक में SALT I और SALT II ट्रीटी हुई थी अमेरिका और रूस के बीच में, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टास्क, जिसके तहत उभय पक्ष ने ही अपने अपने न्यूक्लियर हथियार 9000 से कम करके 8000, फिर कम करके 7000, फिर कम करके 6000, अब कम करके। इसी तरह से दुनिया भर में यूएनओ के गाइडेंस में अब जिसे कहते हैं कि NPT यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, यानी दुनिया में और परमाणु हथियारों का विस्तार ना हो, कोई भी देश और परमाणु हथियार ना बनाए, और कोई ऐसा देश जो कि अभी तक परमाणु हथियार नहीं बना पाया उसको परमाणु हथियार बनाने से डिस्करेज करना जी। तो ऐसी हालत में चीन की जो ये चालाकियां हैं, इस पर CIA ने और भारत ने और तो और मैं बता दूं रूस ने भी बहुत कड़ी नजर रखी हुई है। दिक्कत ये आ रही है कि चीन में जो सरकार है वो डेमोक्रेटिक सरकार नहीं है जी, तानाशाही सरकार है, तो वो किसी भी देश के दबाव में नहीं आती है। हाँ, भारत के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बता दूं कि ये जो न्यूक्लियर हथियार हैं चीन बना रहा है, ये जिन ICBMs में यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में लगाए गए हैं, उनका रुख अमेरिका की तरफ है, गुआम की तरफ है, उनका रुख जापान के ओकिनावा और दक्षिण कोरिया की बुसान पर है, जहां पर कि ओकिनावा और बुसान में अमेरिका ने अपनी बहुत बड़ी एयरफोर्स, बहुत बड़ी समुद्री बेड़ा को जमा करके रखा हुआ है। तो शायद भारत के विरुद्ध इन हथियारों का इस्तेमाल फिलहाल चीन के होराइजन में नहीं है। ठीक है सर, चलिए मैं लौटता हूं सर आपके पास। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, एक और बड़ी खबर, इजराइल ने सीरिया के एक प्रांत पर किया कब्जा। कुनेत्रा प्रांत की सभी चौकियों पर इजराइल की सेना मौजूद। माउंट हरमोन पर पहले ही कब्जा कर चुका है इजराइल। नेतन्याहू के इरादों को लेकर टेंशन में अरब देश। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, इजराइल ने सीरिया के एक और प्रांत पर किया कब्जा। कुनेत्रा प्रांत की सभी चौकियों पर इजराइल की सेना मौजूद है। माउंट हरमोन पर पहले ही कब्जा कर चुका है इजराइल। नेतन्याहू के इरादों को लेकर टेंशन में आ चुके हैं कई अरब देश। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले करिए, उसके बाद फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास हम लौटेंगे। क्या है नेतन्याहू का प्लान, इसको समझना होगा।
कुनेत्रा प्रांत पर आईडीएफ ने कब्जा कर लिया है। रणनीतिक पहाड़ियां, सैन्य चौकियां वहां पर स्थापित कर दी गई हैं आईडीएफ के द्वारा। माउंट हरमौन पर पहले ही आईडीएफ कब्जा कर चुका है और अब कुनेत्रा प्रांत पे भी कब्जा हो चुका है। हरमौन से दशमिक और हिजबुल्लाह पर जो है वो नजर रख सकती है आईडीएफ। आईडीएफ के इरादों से टेंशन में है मिडिल ईस्ट के देश, लेकिन इसको समझना होगा कि आखिरकार इस वक्त नेतन्याहू के दिमाग में क्या चल रहा है, क्यों सीरिया की जमीन पर वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। देवनाथ सर, क्या डिकोड कर पाएंगे इस वक्त नेतन्याहू के माइंड को आप, जिस प्रकार से लगातार नेतन्याहू आगे बढ़ रहे हैं और एक पूरे का पूरा प्रांत जो है उस पर कब्जा कर लिया। पहले ही माउंट हेरोन पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। क्या इरादा क्या है इस वक्त? राजेश, नेतन्याहू का जो शॉर्ट टर्म एम है वो ये है कि उनको बहुत चिंता सता रही है कि अब सीरिया पर जब एसटीएस का कब्जा हो गया है जी, तो क्या दमिश्क पे कब्जा करने के बाद एसटीएस के जो लड़ाके हैं या आतंकवादी हैं वो गोलान हाइट्स की तरफ कूच कर लेंगे। ऐसा इजराइल को लगता है कि शायद इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। इसीलिए इजराइल की आईडीएफ ने आगे बढ़कर माउंट हरमोन पर कब्जा कर लिया। 2 दिन पहले तो नेतन्याहू खुद एक हेलीकॉप्टर से माउंट हरमोन में लैंड किए और वहां पर उन्होंने इजराइल की फौज की तैयारियों का जायजा लिया। अब यहां से कूच करते करते इजराइल की फौज दमिश्क की तरफ भी चल पड़ी है। वो एक बफर जोन बनाना चाहते हैं जो कि करीबन 40 किलोमीटर गहरा होगा जी। सूत्रों के अनुसार इजराइल गोलान हाइट्स और दमिश्क के बीच में जो ये बफर जोन बना रहा है उसके जो एडवांस वैनगार्ड में जो इजरायली टैंक हैं वो दमिश्क के सिटी सेंटर से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर जाकर फिलहाल रुक गए हैं। तो कुनेत्रा प्रांत में जो कब्जा किया है इसका भी यही इरादा है कि वह चाहते हैं, नेतन्याहू चाहते हैं कि दक्षिण लेबनान में जो हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं उनको पूरब की तरफ आकर एसटीएस से ज्वाइन ना करने दिया जाए। ये याद रखना पड़ेगा कि बशर अल असद जब वहां पर सरकार में थे तो वो जब भी उनके ऊपर विद्रोहियों का दबाव आता था तो लेबनान से हिजबुल्लाह जाते थे सीरिया में और बशर अल असद की सरकारी फौज के साथ मिलकर रेबल्स के ऊपर हमला करते थे। लेकिन अब कई बार मोसाद का भी आकलन है, नेतन्याहू को ये लगता है कि ऐसा हो सकता है कि दक्षिण लेबनान में जो गोलान हाइट्स है उसकी तरफ जो हिजबुल्लाह डिप्लॉयड है क्या वो एचटीएस के साथ योगदान करके इजराइल की तरफ कूच करेगा, उसको रोकने के लिए कुनेत्रा पर कब्जा किया जा रहा है। ठीक है सर, चलिए मैं लौटता हूं सर आपके पास। एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, तालिबान को टेररिस्ट लिस्ट से हटा सकता है रूस। संसद ने बिल पास कर अदालतों को दी ताकत। सीरियाई विद्रोहियों से दोस्ती हो पाएगी अब मुमकिन। तालिबान सरकार को मान्यता दे सकता है रूस। तालिबान को टेररिस्ट लिस्ट से हटा सकता है रूस। संसद ने बिल पास कर अदालतों को ये ताकत दे दी है। सीरियाई विद्रोहियों से भी दोस्ती कर पाएगा अब रूस। तालिबानी सरकारों को मान्यता दे चुका है चीन। तालिबान की जो सरकार है उसे मान्यता चीन दे चुका है, लेकिन क्या अब रूस भी तालिबान की हुकूमत को मान्यता देने जा रहा है? सीधा देवनाथ सर के पास हम चलेंगे इस मुद्दे को समझने के लिए। सर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि रूस और तालिबान के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं, लगातार इस प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं कि तालिबान की हुकूमत को मान्यता दी जा सके, और अगर ऐसा होता है तो यूरोप के लिए कितना बड़ा झटका होगा, और उससे बड़ा झटका क्या अफगानिस्तान की आम आवाम के लिए होगा ये, अगर तालिबान को ही हुकूमत मान लिया जाता है तो? राजेश, जब तालिबान की सरकार आई थी अफगानिस्तान में पावर में, तो अचानक से दुनिया के ज्यादातर देशों ने ही तालिबान के साथ यानी अफगानिस्तान के साथ अपना राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध तोड़ लिया था। इन देशों में भारत भी शामिल था, लेकिन आस्ते आस्ते कहते हैं कि वास्तविकता यानी प्रैग्मेटिज्म जो है वो हावी हो जाता है। आज की तारीख में दुनिया के सभी देश आस्ते आस्ते अफगानिस्तान के साथ अपना जो रिलेशन है उसे नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है, चीन भी कोशिश कर रहा है, रूस भी कोशिश कर रहा है।
भारत सरकार ने भी तालिबान की सरकार के साथ बातचीत करनी शुरू कर दी है। भारत की जो एम्बेसी है वो आस्ते आस्ते काबुल में अपना काम जी शुरू कर रही है। दिल्ली में जो अफगानिस्तान की एम्बेसी है वो भी आस्ते आस्ते चालू हो रही है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि एक कूटनीति में ये कहते हैं कि कोई भी शत्रु हमेशा शत्रु नहीं होता, तो शायद ये उसी का अंश है। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से बात रखने के लिए। तो ग्लोबल ब्रेकिंग में आज मेरे साथ इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।